दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत किस्त नंबर 86। वो पुरुम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, मगर मैंने तो अब तक उसका दिया हुआ लिफाफा खोला भी नहीं था। वो जितनी देर यहाँ रही मतवक्को नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, जैसे मेरी तरफ से किसी जवाब, किसी इशारे की मुंतज़र हो। मगर जब मैंने किसी रद्द अमल का इज़हार न किया तो वो मायूस होकर वापस चली गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि आपने हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत जल्दी रिकवर किया है और अब आप 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर इसका लाया हुआ लिफाफा खोल लिया। उसने उर्दू की बजाय इंग्लिश में लिखा था। कामरान साहब, आप भी सोच रहे होंगे कि अजीब लड़की है, ख्वामख्वाह गले पड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, और मुझे लिखना भी नहीं आता। चूँकि उर्दू नहीं आता इसलिए मैं इंग्लिश में भी इतनी नहीं थी, मगर फिर भी लिख रही हूँ जो ज़रूरी है। खुदा करे आप मेरी बात समझ जाएं। मेरा नाम सलमा है और मेरे वालिद पुलिस में इंस्पेक्टर थे। वो इंतहाई फर्शनास और ईमानदार अफसर थे। इस वजह से एक MLA ने इन्हें कत्ल करा दिया। मुझसे छोटा भाई एक 5वीं जमात में पढ़ता है। इस पर इसी MLA के गुंडों ने इतना तशद्दुद किया कि वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। फिर इन बदमाशों ने हमारे घर पर हमला किया। मैं इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। इन्हें दरअसल एक फ़ाइल की तलाश थी। अब्बा जान की तहवील में थी वो फाइल की तलाश में उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा। अम्मी पर भी ज़बरदस्त तशद्दुद किया गया। तलाशी में नाकाम होने के बाद उन्होंने अम्मी को भी कत्ल कर दिया। घर की तलाशी के बाद शायद वो लोग मुतमिन हो गए थे कि वो फाइल अब्बा जान के पास नहीं थी, मगर असल में वो फाइल उन्हीं की तहवील में थी। मुझे और अम्मी को इल्म था कि इसको में खुफिया कागजात हैं और कहाँ पापा रखते थे। इनकी अलमारी का एक पट अंदर से खोखला था और किसी स्क्रू या ड्राइव या नुकीली चीज़ से उसका एक हिस्सा अलग हो जाता था। मैंने वो वहाँ से निकाली। अब वो फाइल मेरी तहवील में है। इसके ज़रिए ना सिर्फ MLA बल्कि पुलिस के कई बड़े अफसर भी बेनकाब हो सकते हैं। इस वाक़या को 1 साल हो गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मैं पुलिस के हवाले कर दूं। मुमकिन है पुलिस कमिश्नर खुद भी इन जराइम में मुलव्वस हो। अपने मजूर भाई को देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है और दिल चाहता है कि इन बदमाशों को अपने हाथों से ज़िबा कर दूं जिन्होंने मेरे भाई का ये हाल किया। मैंने अखबारों में आपके बारे में पढ़ा। मेरे दिल से बेख्तियार ये दुआ निकली कि या अल्लाह, इस बहादुर और हौसलामंद शख्स से मुझे मिला दे। मेरी ये दुआ पूरी तो हुई, मगर इस सूरत में कि आप खुद दूसरों के मोहताज हैं। जब आपको खून की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कोशिश की कि किसी हिंदू का खून आपको न लगे, और खुदा का शुक्र है मैं अपनी सी कोशिश में कामयाब रही। इसके लिए मुझे क्या क्या जतन करना पड़े ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल मैंने किसी हिंदू के नापाक खून का एक कतरा भी आपके जिस्म में दाखिल नहीं होने दिया। आपकी नज़र में शायद ये बात दकियानूसी हो, मगर मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहती थी कि आप मेरी मदद करें, मगर आप तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम में गिरफ्तार हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर चुकी है।
अगर आप अपने साथियों से रब्ता करना चाहें तो मुझ पर एतमाद कर सकते हैं, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। आप चाहें तो आपको अस्पताल से फरार भी करा सकती हूँ, मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। फ़कत सलमा। खत पढ़कर मैं बहुत देर तक तजब्जब में रहा। न जाने क्यों मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि सलमा ने जो कुछ लिखा है सच लिखा है। अगर वो सब कुछ सच ही था तो वो आखिर मुझसे क्या चाहती थी? मुझे किसी भारतीय एमएलए की गुंडागर्दियों से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? मेरा वतन तो खुद इन मामलात में खुद कफील था। भारतीय तो रिश्वत, चोर बाजारी और गुंडागर्दी के इन तरीकों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। 2 बजे करीब सलमा दुआ लेकर आई तो मैंने उससे कहा, तुमने जो कुछ लिखा मैंने पढ़ लिया, मगर तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने उदास लहजे में कहा, मैं आपसे भला क्या चाह सकती हूँ? न जाने क्यों मैंने आपको अपना समझकर बहुत कुछ बता दिया, शायद इसलिए कि आप मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। मैं तलखी से हंसा। मैं कितना मुसलमान हूँ ये तो खैर मैं ही जानता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तानी होने का सवाल है तो बीबी, हुकूमत पाकिस्तान भी मेरे सर की तलबगार है। ये तो खैर दुश्मन मुल्क है। मेरे मुल्क की पुलिस और दूसरी एजेंसियाँ मेरे खून की प्यासी हैं। हुकूमत के अलावा वहाँ के मुअज़्ज़ज़ डाकू भी मेरी जान के दुश्मन हैं। मैं तो रोते रोते थक गया हूँ। सब कुछ बेमानी और बेमकसद लगने लगा है मुझे, और मैं इस हालत में तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं तो खुद चलने फिरने से माजूर हूँ। आपके दर्द और साथी तो होंगे इस शहर में। सलमा ने पूछा, अगर आप इन्हें कोई पैगाम भिजवाना चाहें तो मैं ये काम कर दूंगी। मेरा कोई साथी होता तो मैं अब तक अस्पताल में इस कमरे में लावारसों की तरह न पड़ा होता। आप शायद मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे। उसने सुर्तगी से कहा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मैंने कहा, अगर मैं इसके मुसलसल इसरार पर चौंक गया था, वो इस बात पर क्यों बजीद थी कि मैं अपने साथियों के पते उसे बताऊं? किस सोच में पड़ गया? सलमा ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम पर एतमाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मुसलमान हो और एक दयानतदार पुलिस अफसर की बेटी हो। तुमने अपने वालिद का नाम उरफान अहमदी लिखा है ना? मैं नफसियाती हरबा इस्तेमाल करने लगा, वरना उसने अपने वालिद का नाम वो नहीं लिखा था। वो उलझन में पड़ गई, फिर कुछ सोच कर बोली, जी हाँ, इनका नाम इरफान अहमद था। मेरे शुबहात की तस्दीक हो गई। सलमा वो नहीं थी जो ज़ाहिर कर रही थी। मैंने उस पर ज़ाहिर नहीं होने दिया कि इसकी हकीकत मैं जान गया हूँ। मैंने कहा, मैं 1-2 दिन में तुम्हें अपने साथी के पास भेजूंगा। फिर वो चली गई। पुलिस ने मेरे लिए बहुत कमज़ोर जाल बुना था। फिर इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि मैं सलमा पर इतबार भी कर सकता हूँ। कुछ देर के लिए तो मैं भी कायल होकर रह गया था, मगर सलमा से पहली गलती तो ये हुई कि वो बिला झिझक मुझसे बातचीत करने लगी। वो भूल गई कि इससे पहले मैंने कमरे के साउंड प्रूफ होने का शुबह ज़ाहिर किया था। उसे तो मज़ीद मोहतात होना चाहिए था। फिर रही सी कसर उसने अपने बाप का गलत नाम बताकर पूरी कर दी। वो खुद भूल गई थी कि उसने अपने बाप का नाम क्या लिखा था। इसका मकसद सिर्फ ये पैगाम रसानी के बहाने मेरे साथियों के पते हासिल करने का था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और अपने ज़हन में मंसूबा तरतीब देने लगा। इस दिन शाम को वार्ड बॉय मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर लॉन में ले गया तो मैंने फ़रार होने के इम्कानात का जायज़ा लिया। वहाँ से फ़रार होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मगर फ़रार होने के लिए पैरों की ज़रूरत पड़ती है और मैं इस काबिल नहीं था कि अपने पैरों पर चल सकता। पुलिस भी शायद इसी वजह से मुतमिन थी, वरना मेरे लिए इतनी रियायत न की जाती। दूसरे दिन सलमा आई। मैंने सोचा कि उसे मिर्ज़ा के पास भेज दूँ, मगर फिर खुद ही इस ख्याल को रद्द कर दिया। सलमा मुझसे पहले ही सोचती कि हुमायूं मिर्ज़ा को गिरफ्तारी का इल्म है, फिर वो अब तक मेरी मदद को क्यों नहीं आया। इस दिन भी मैंने उसे टाल दिया। मैं अब खुद को चाको-चौबंद महसूस कर रहा था। पैरों में भी तकलीफ नहीं थी। मैं बेड पर आराम से लेटा हुआ था और पैरों की एक्सरसाइज कर रहा था, और एक मरतबा मैंने खड़े होने का इरादा भी कर लिया।
व्हीलचेयर बेड के नज़दीक ही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे नज़दीक किया, फिर खिसक कर व्हीलचेयर पर बैठ गया। इस मरतबा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं अगर पैरों पर खड़ा होने में नाकाम रहता तो ज़मीन पर गिरने की बजाय दोबारा व्हीलचेयर पर बैठ जाता। मैंने व्हीलचेयर के हत्थे पकड़कर एहतियात से दोनों पैर ज़मीन पर रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता इन पर अपने जिस्म का बोझ डालने लगा। फिर मैं बेड की पुष्ट पर और व्हीलचेयर का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई, टांगें कांपने लगी और मैं धम से दोबारा व्हीलचेयर पर बैठ गया। इस कोशिश में सर्दी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मेरे जख्म इतने मामूली नहीं थे जितने डॉक्टर अजय ने जाहिर किए थे। अपनी बेबसी और बेचारगी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा शमाब शिफ्त आदमी गुज़श्ता 1 महीने से मजदूरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे इस लम्हे एहसान पर भी गुस्सा आया। उसे तो मालूम हो गया होगा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। उसे ही क्या, इस बात का तो खान साहब को भी इल्म होगा। इन लोगों ने मेरी खबर तक नहीं ली थी। फिर मैंने सोचा मैं ख्वाह इन पर गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा इनसे वास्ता ही क्या है। ये तो खान साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे इतने दिन तक पनाह दी, मेरे लिए जान की दास की मुखालफत मोल ली। वो बेचारे अपने ही किसी मसले में उलझे हुए होंगे। रात को सलमा के बजाय कोई दूसरी नर्स आई। उसने पहले मेरा चार्ट देखा, फिर कैप्सूल खिलाने के बोली आपको इंजेक्शन भी दिया जाएगा, मगर मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैं तमस्कर से बोला ये तो ऐसा ही है कि कोई ड्राइवर ये कहे कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। फिर मैं संभल कर बोला बीबी, जब ये काम तुम्हारे बस का नहीं तो करती क्यों हो? मजबूरन करना पड़ता है। बंसकर बोली ज़रूरत तो इंसान न जाने क्या कुछ करवा लेती है, ऐसी भी क्या ज़रूरत है मरीजों से दुश्मनी निकाली जाए। तुम पढ़ी लिखी हो और रवानी से इंग्लिश बोल सकती हो, तुम्हें तो कहीं भी मुलाजमत मिल जाएगी। वाकई वो चह कर बोली। फिर बदले हुए लहजे में बोली अपने मशवरे अपने पास ही रखो, जहाँ बड़े बड़े तुम्हारे ज़हन को जंग लग गया है और शायद तुम्हारी नज़र भी कमज़ोर होगी। मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो ग्लोरिया थी। मैंने गौर से उसे देखा। उसने सिर्फ बालों के स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली की थी और सलमा की तरह चश्मा लगा लिया था और साफ पहचानी जा रही थी कि वो ग्लोरिया है। मगर शायद मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि मैं उसे पहचान नहीं रहा था। मैंने मुंह बनाकर कहा तुम अब तक कहाँ मरी हुई थी, अब फुर्सत मिली है तुम्हें?